हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीडी एकेडमी देहरादून। मैं जितेंद्र वर्मा एनडीए क्रैश कोर्स में फिर से आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने स्टेट मैटर उसके बारे में, उसकी स्टेट के बारे में पढ़ लिया है। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि मैटर में फिजिकल और केमिकल चेंजेस किस तरीके से हो सकते हैं और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा चेंज फिजिकल चेंज है और कौन सा चेंज केमिकल चेंज होता है। प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि जो मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन इन स्टेट्स में ऑक्यूपाई करता है या प्रेजेंट होता है, जिसमें से प्लाज्मा जो है वो बहुत रेयर स्टेट ऑफ मैटर है और प्लाज्मा हमें तभी मिलेगी जब हम पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, यानी हाई एनर्जी पार्टिकल्स आयंस के केस में प्लाज्मा मिलता है। बोस-आइंस्टीन रिसेंटली डिस्कवर्ड स्टेट है। तो हमारे पास में जो 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि यहां पर ये तीनों स्टेट एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है, तो हम प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करके इन स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। अब हम यहां पर समझेंगे कि ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है इसकी और कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और उन प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम इनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर पढ़ने वाले हैं सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड की अगर हम बात करें तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि सॉलिड के केस में क्लोज पैकिंग होती है और जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। इसलिए जो सॉलिड है उसकी एक परफेक्ट शेप है, उसका मास है, उसका एक परफेक्ट वॉल्यूम है या डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब ये सॉलिड 2 प्रकार के हो सकते हैं। तो सॉलिड को अगर हम डिफाइन करें सो देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉलिड। वन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अनदर वन इज कॉल्ड एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे पास में एक डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या हम कहें पार्टिकल्स होता है। सो दीज सॉलिड्स दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड in a very highly ordered arrangement. So they have a definite arrangement of atom or particle, या हम कहें the particles here are highly ordered. तो सब कुछ एक फिक्स रेशो में होगा। जैसे हम बात करें ए बी, ए बी, बी ए, बी ए, ए बी, ए बी। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर जो अरेंजमेंट है ये फिक्स है। हमने एक हाईली ऑर्डर्ड वे में यहां पर पार्टिकल्स को अरेंज किया हुआ है। लेकिन अगर हम एमोर्फस की बात करेंगे तो एमोर्फस में देयर इज नो डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो यहां पर हमें कोई भी डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं मिलने वाला है किसी भी पार्टिकल का। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में और देखें तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर हम इस डायरेक्शन में चलें, ठीक है, हम ऐसा समझते हैं, अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो मैं ए के अलोंग ही मूव करूंगा और अगर मैं इधर जाऊंगा तो मुझे बी ए डायरेक्शन मिलेगी और अगर हम इस तरीके से चल रहे हैं तो मुझे ए डायरेक्शन मिलती है। इसका मतलब
अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर मुझे अलग अलग पार्टिकल्स का अरेंजमेंट मिलता है। तो अगर हम किसी एक प्रॉपर्टी को अलग अलग डायरेक्शन में आइडेंटिफाई करें, उनको डिटरमाइन करें, तो वहां पर अलग अलग वैल्यूज मिलने की चांसेस होते हैं। इसलिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दे आर नोन एज एनआइसोट्रॉपिक। So they are anisotropic as well as they are known as long range order solid। जबकि अगर हम एमोर्फस की बात करें तो एमोर्फस जो सॉलिड होते हैं दे आर आइसोट्रॉपिक एंड दे आर नोन एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड। इसके अलावा अगर हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं, क्योंकि उसमें एक डेफिनेट अरेंजमेंट है, एक सब कुछ फिक्स है, तो इसलिए दे हैव अ वेरी शार्प और यू कैन से फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। जबकि जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं दे हैव अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। Range of melting point. These crystalline solid they are considered to be true solids. इनको ट्रू सॉलिड कहा जाएगा। जबकि अगर हम एमोर्फस सॉलिड की बात करें तो इनको सूडो सॉलिड्स कहते हैं। सूडो मतलब होता है फॉल्स, और किसी किसी केस में इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास में ग्लास, और ये क्वेश्चन एनडीए में कई बार पूछा हुआ है, एग्जांपल ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड। सो ग्लास इज नोन टू बी द एमोर्फस सॉलिड एंड इट इज नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जितने भी मेटल्स हैं, आयनिक क्रिस्टल हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। जबकि एमोर्फस में प्लास्टिक हुआ, उसके अलावा आपके पास में रबर हुआ, वुड हुआ, कोक हुआ, ये सब एमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। तो यहां पर हमने सॉलिड से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी को एनालाइज किया। अब हम लिक्विड के रेस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के केस में जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो मॉडरेट है। इसलिए जो लिक्विड है उनकी डेफिनेट वॉल्यूम तो होगी लेकिन उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। लिक्विड के जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वेपर प्रेशर, नंबर 2 है विस्कोसिटी, and number 3 is surface tension. Liquid when subjected to temperature they will convert into vapor। और कोई भी लिक्विड, हम ये लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो वेपर प्रेशर क्या है? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड वेपर। तो वेपर प्रेशर को अगर हम बात करें सो इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड वेपर्स। अब ये जो वेपर प्रेशर है ये कई सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हम कुछ पैरामीटर्स की बात करें, पहला है यहां पर प्यूरिटी ऑफ लिक्विड।
तो लिक्विड जितना प्योर होगा, इसका मतलब उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, तो उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। अगर हम इसी लिक्विड को किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ में मिक्स करें तो इसका वेपर प्रेशर कम हो सकता है। ऑल्दो जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसका वेपर प्रेशर इन दोनों लिक्विड के वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है। दूसरा है हमारे पास में यहां पर एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो वेपोराइज नहीं होंगे। तो अगर हम कुछ ऐसा कंपोनेंट किसी लिक्विड में ऐड करें तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से जो वेपर प्रेशर है ये डिक्रीज होता है। इसके अलावा जो हमारे पास में दो कंपोनेंट हैं, इन दो कंपोनेंट के बीच में होने वाला इंटरेक्शन भी वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है। अगर इन दो कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर इनके बीच में इंटरेक्शन कम है तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। इसके बाद हम समझते हैं यहां पर विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी क्या है? इट इज द रेजिस्टेंस टू फ्लो। सिंपली हम बोल सकते हैं इट इज द रेजिस्टेंस टू फ्लो। जैसे अगर हम कंपेयर करें हनी और मिल्क में तो हम देखते हैं कि हनी गाढ़ा है, उसकी कंसिस्टेंसी बहुत गाढ़ी है, तो हम कह सकते हैं कि हनी क्या है, ज्यादा विस्कस है एज कंपेयर टू मिल्क के। तो विस्कोसिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर भी निर्भर करती है और मॉलिक्यूलर मास के ऊपर भी विस्कोसिटी डिपेंड करेगी। तो अगर हम यहां पर विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी बढ़ती है कब? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती है या अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। तो मॉलिक्यूलर मास और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने के साथ साथ विस्कोसिटी भी बढ़ती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है अगर हमारे पास ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरॉल सबसे ज्यादा विस्कस है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं ग्लाइकॉल से, और अगर हम इसको कंपेयर करें इथेनॉल से, या अगर इसे हम कंपेयर करें मिथेनॉल से, मेथनॉल, तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि विस्कोसिटी कहीं ना कहीं पर इन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जनरली विस्कोसिटी कम होती है क्योंकि बॉन्ड्स ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं। लिक्विड के बारे में हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो है सरफेस टेंशन। तो किसी भी अगर हम रेन ड्रॉप की शेप देखते हैं तो वो स्फेरिकल इन शेप है, एंड दैट स्फेरिकल शेप इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। एनडीए में हमें इतना ही पूछा जाता है और हमें इतना ही ध्यान रखना है। अब हम यहां पर बात करते हैं थर्ड स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज की, जिसको हम बोलते हैं गैस। तो गैस के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम यहां पर पढ़ने वाले हैं वो है डिफ्यूजन। देखिए दो टर्म है, एक है डिफ्यूजन और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। तो पहले दोनों में हम डिफरेंस समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम गैसेस में डिफ्यूजन को पढ़ेंगे। डिफ्यूजन क्या है? इट इज द फ्लो फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो डिफ्यूजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल ट्रैवल करते हैं। तो यहां पर सॉल्यूट प्लस
सॉल्वेंट, दोनों के फ्लो को हम कंसिडर करते हैं। लेकिन जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस स्पेसिफिकली सॉल्वेंट का फ्लो है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू concentrated solution through semi permeable membrane। तो ऑस्मोसिस में हम हमेशा एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी एसपीएम का उपयोग करते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करती है अपने से पास करने के लिए, सॉल्यूट को रोक देती है। तो ये हमने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा। अब अगर हम डिफ्यूजन को गैस पार्टिकल्स में समझते हैं तो गैसेस स्टेट में डिफ्यूजन का मतलब हुआ इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। तो यहां पर गैसेस के लिए अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो गैसेस के लिए डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। तो इस डिफ्यूजन के लिए हम यहां पर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को यूज करने वाले हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। अगर हम किसी कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे किसी गैस के डिफ्यूजन के रेट को एनालाइज करते हैं तो हम यहां पर लिखते हैं आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम दो गैस को कंपेयर करके लिख सकते हैं दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वन गैस अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अनदर गैस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेकेंड गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ फर्स्ट गैस। तो इस तरीके से मैं यहां पर दो गैस के डिफ्यूजन के रेट को कंपेयर कर सकता हूं और हमें यहां पर ध्यान रखना है जो हल्की गैस है वो ज्यादा जल्दी डिफ्यूज होगी यानी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। डिफ्यूजन को हम कहां पर यूज कर सकते हैं? सबसे पहली बात, अगर मुझे किसी अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो उसके लिए हम डिफ्यूजन को यूज कर सकते हैं। सो डिफ्यूजन कैन बी यूज्ड, एप्लीकेशन पार्ट अगर हम इसकी बात करें तो डिफ्यूजन यूज होगा नंबर 1 टू इन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास of unknown gas and second it is used in the separation of isotopes this is called atomolysis। इसको हम atomolysis कहेंगे। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यूरेनियम के दो आइसोटोप हैं, यूरेनियम 235F6 एंड यूरेनियम 238F6, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम डिफ्यूजन का मेथड यूज करते हैं। तो ये हमने यहां पर जो गैस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है इसको भी पढ़ लिया है। अब हम समझते हैं कि कोई भी मैटर में फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है और ये किस प्रकार के चेंजेस ऑब्जर्व कराता है। तो अगर हम
यहां पर किसी मैटर की बात करें तो मैटर के रेस्पेक्ट में दो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। एक प्रॉपर्टी को मैं कहूंगा फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी को हम कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज दे कैन बी ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन। तो हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर कोई भी कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। सो विदाउट चेंजिंग कंपोजिशन। जबकि अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में देयर इज चेंज इन कंपोजिशन। यहां पर कंपोजिशन में चेंजेस होता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज मान सकता हूं? जैसे कहीं पर कलर का चेंज होना, कहीं पर ऑर्डर आना, कहीं पर स्टेट का चेंज होना, वो भी क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्योंकि जब स्टेट चेंज होगी तो केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर मैं आइस को पिघला के उसको वाटर में लेके जा रहा हूं तो वहां पर केमिकल कंपोजिशन सेम है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और ऑब्जर्व करके हम किसी भी मैटर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके अलावा और जो प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं फिजिकल में, मास चेंज लिख सकते हैं, वॉल्यूम का चेंज है, कोई छोटा था वो बड़ा हो गया या बड़े से कोई छोटा हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं। जबकि अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर मेनली डिपेंड ऑन वैलेंसी। Chemical properties are mainly depends on electronic configuration and it involves bond formation or bond breaking। तो अगर कहीं पर बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग है, इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ नए प्रोडक्ट, कुछ नए कंपाउंड बनते हैं। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज को जब हम एनालाइज करेंगे तो यहां पर कोई भी न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होगी। Now the change which is associated with physical properties are called physical changes and the changes which are associated with chemical properties are called chemical changes. So let's talk about physical changes and chemical changes. फिजिकल चेंजेस, देयर विल बी नो न्यू सब्सटेंस। तो यहां पर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। जबकि केमिकल चेंजेस में यहां पर एक नया सब्सटेंस बनता है। एग्जाम्पल समझिए, हमारे पास में H2O लिक्विड फॉर्म में था, हमने इसको H2O वेपर में चेंज किया तो यहां पर सिर्फ स्टेट चेंज हुई। लिक्विड किस में गया? गैस फेज में गया, लेकिन कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, कोई नया पदार्थ मुझे यहां पर नहीं मिला है। लेकिन अगर हम बात करें कि मेरे पास में यहां पर कॉपर सल्फेट है और मैं इसको गर्म करता हूं, तो गर्म करने पर यह कॉपर ऑक्साइड प्लस SO3 गैस लिबरेट करता है। तो यहां पर मुझे एक नया कंपोनेंट मिला, मुझे एक नया कंपाउंड मिला SO3।
और कॉपर ऑक्साइड। तो इसका मतलब कभी भी जब केमिकल चेंजेस होंगे तो हम कैसे पता करेंगे फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है? अगर कोई नया पदार्थ बनता है तो उसे हम केमिकल चेंज मानेंगे, और अगर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है तो उसे हम फिजिकल चेंज कंसिडर करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मैं इस वेपर को लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। इसका मतलब जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं, जबकि केमिकल चेंजेस जो हैं ये इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि फिजिकल चेंजेस क्या है, रिवर्सिबल है, और साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं ये टेम्पररी फेज है। दीज आर द टेम्पररी चेंजेस। जबकि केमिकल चेंजेस की अगर हम बात करें तो वो एक परमानेंट चेंजेस होंगे। तो हम यहां पर अब कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं जो बताते हैं कि वो फिजिकल चेंज है या तो फिर वो केमिकल चेंज है। जैसे इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे? फिजिकल चेंज के। मेल्टिंग ऑफ कैंडल, देखिए जब हम कैंडल को मेल्ट कर रहे हैं तो कैंडल सॉलिड से मोल्टन फॉर्म में जा रही है, उसका कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। इसी तरीके से कटिंग ऑफ पेपर, जब हम पेपर को कट करते हैं तो पेपर को कट करने पर कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, सिर्फ वहां पर जो बड़ा पेपर था वो छोटे छोटे पीसेस में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम और एग्जांपल्स की यहां पे बात करें फिजिकल चेंजेस के, तो हम लिख सकते हैं यहां पर रबिंग अ मैग्नेट ऑन ए स्टील रॉड। तो जब मैं मैग्नेट को स्टील रॉड पे रब करूंगा तो कुछ टाइम के लिए वो मैग्नेटाइज होगा, लेकिन उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, और जैसे मैं मैग्नेट हटाऊंगा तो वो फिर से नॉन मैग्नेटिक की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। ग्लोइंग ऑफ बल्ब, जब हम स्विच बल्ब को ऑन करेंगे तो बल्ब अभी ऑफ है, उसका कलर हमें कुछ अलग दिखाई देता है, जब वो जलेगा तो वो व्हाइट या तो फिर वो येलो कलर का हो सकता है। तो ग्लोइंग ऑफ बल्ब भी क्या है, एक फिजिकल चेंज में आता है। सब्लिमेशन की हमने बात की, आयोडीन को अगर हम गर्म करेंगे तो वो सब्लाइम हो जाता है, और सब्लाइम होने पर उसके कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सब्लिमेशन भी क्या है, एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। या अगर हम डिसोल्यूशन की बात करें, हमारे पास में NaCl है और इस NaCl को मैं वाटर में डिसॉल्व कर दूं, तो यहां पर NaCl का कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, राइट? सो डिसोल्यूशन इज आल्सो अ फिजिकल चेंज। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो फिजिकल चेंजेस में आते हैं। अब हम समझते हैं कुछ उन एग्जांपल्स के बारे में जो केमिकल चेंजेस में है। इनको नोट डाउन करें। केमिकल चेंज। सो एज वी डिस्कस, केमिकल चेंजेस अगर कहीं पे होंगे तो इसका मतलब वहां पर कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा। एग्जाम्पल बर्निंग, या हम लिख सकते हैं कंबशन। जैसे कार्बन को मैंने बर्न किया तो मुझे यहां पर एक नया प्रोडक्ट मिला CO2। मैंने मैग्नीशियम का रिबन लिया, उसको बर्न किया तो मुझे यहां पर मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बर्निंग और कंबशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है। इसी तरीके से अगर हम बात करें बर्निंग ऑफ कैंडल की, तो देखिए अगर कैंडल बर्न हो रही है इसका मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, तो वो एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है।
लेकिन जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो वो मेल्ट भी हो रही है, इसका मतलब उसमें फिजिकल चेंज भी होगा। तो बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल प्लस केमिकल दोनों का एग्जाम्पल माना जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें रस्टिंग की, तो आयरन पे हम देखते हैं कि आयरन ऑक्सीजन यानी मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा और उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है। उस ब्राउन कलर की कोटिंग को रस्ट या जंग कहा जाता है। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ केमिकल प्रोसेस। यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जब कोई केमिकल चेंजेस होते हैं तो उन केमिकल चेंजेस के साथ में कुछ एडिशनल चीजें भी हमें मिल सकती हैं, जैसे हीट, लाइट, साउंड। जब हम दिवाली पे क्रैकर जलाते हैं तो वहां पे हमें लाइट मिलती है और साथ साथ साउंड भी मिलती है। तो बर्निंग ऑफ क्रैकर इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। इसके अलावा हमें यहां पर कलर भी चेंज मिल सकता है या हमें कुछ ऑर्डर भी मिल सकता है, कुछ स्मेल भी हमें आ सकती है जो किसी केमिकल चेंज को इंडिकेट करती है। तो यहां हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस को समझ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और यहां पर कुछ और नए टॉपिक एटम, एलिमेंट्स, मिक्सचर, कंपाउंड उनके बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग द फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल। हेलो एवरीवन, आज हम लोग डे 3 फिजिक्स में जानेंगे काइनेमेटिक्स के बारे में। काइनेमेटिक्स को हमने 3 हिस्सों में तोड़ा है। जो फर्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है काइनेमेटिक्स 1। चलिए इसमें थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। हमने काइनेमेटिक्स मतलब जब भी कोई बॉडी मोशन में हो या रेस्ट में हो तो उसके मोशन को एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, कैसे उसके साथ हम लोग डील करते हैं, ये सब हम जानेंगे काइनेमेटिक्स में। तो सबसे पहले इस चीज़ को जानने के लिए हमारे को जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो है रेस्ट एंड मोशन। यस, रेस्ट मतलब छोटी क्लासेस में आप लोग पहले से जानते हैं। रेस्ट मीन्स जब कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, मीन्स विद टाइम नो चेंज इन पोजीशन, तो इट मीन्स अ बॉडी इज सेट टू बी इन अ रेस्ट। इसका जस्ट अपोजिट मोशन। मोशन का मतलब है जब भी टाइम के साथ साथ बॉडी अपनी पोजीशन को भी चेंज करे तो नाउ द बॉडी इज सेट टू बी इन अ मोशन। और यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब दो बॉडीज सेम स्पीड से या सेम वेलोसिटी से, सेम स्पीड या सेम वेलोसिटी से इन अ सेम डायरेक्शन, इन अ सेम डायरेक्शन मूव करती हैं तो वो एक दूसरे को हमेशा रेस्ट पर महसूस करती है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जब दो बॉडी सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो हमेशा एक दूसरे को रेस्ट पर फील करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं और थोड़ा सा आप अपने नोट्स में भी इसको ऐड करें। नेक्स्ट वन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल, एक्चुअल पाथ covered by a particle. Let's suppose मैं A एक पॉइंट मान रहा हूँ, उसके बाद B, C एंड देन D। मैं यहाँ से अगर इनको देखूँ तो सपोज अगर A से B 2 मीटर है, B से C 3 मीटर है, C से D लेट्स सपोज 5 मीटर है, तो जो एक्चुअल पाथ कवर्ड है वो कितना है, 2 और 3 5 और 5 10। तो यानी कि टोटल जो डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा आपका 10 मीटर। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद बहुत बार पूछा जाता है। इसमें आप याद रखिए डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लेके देखूं तो इनिशियल पॉइंट मेरा A है और फाइनल पॉइंट मेरा क्या है, फाइनल पॉइंट है हमारा D। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, अगर हम देखें तो शॉर्टेस्ट पाथ बनता है यहां से, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं
तो ये क्या हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, लेट सपोज इट इज 7 मीटर। तो अगर कोई देखिए, अब डी तक पहुंचने के दो तरीके हैं, या तो मैं ए से बी, बी से सी, सी से डी जाऊं, एक तरीका ये, और या तो मैं डायरेक्ट ए से लेकर डी। लेकिन अगर कोई हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो हमेशा हमेशा क्या देखना है हमें कि द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, जो कि यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर है, जो कि 7 मीटर के आसपास है। तो बहुत क्लियर हो गया कि डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, अगला जो मैंने लिखा है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर स्केलर के साथ ही मैं डायरेक्शन को और ऐड कर दूं तो स्केलर प्लस डायरेक्शन इट विल बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब डिस्टेंस के साथ अगर मैं डायरेक्शन को ऐड कर दूं तो ना इट विल बिकम डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको याद रखें। एनडीए के हिसाब से हमारे पास सवाल ये पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस का वेक्टर फॉर्म क्या है, तो डिस्टेंस का वेक्टर फॉर्म है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर फॉर्म क्या है, वो है डिस्टेंस। तो यहां तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। यस, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड के लिए आप लोगों को याद है, आपने हमेशा पढ़ा ही है। देखिए, वैसे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेयर एज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड में अगर हम लोग डायरेक्शन को ऐड कर दें तो ना इट विल बिकम वेलोसिटी। अब इस पे भी सवाल सेम पूछा जा सकता है कि स्पीड का वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो स्पीड का वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा वेलोसिटी। इन द सेम वे वेलोसिटी का स्केलर क्या बनेगा, वो बनेगा आपका स्पीड। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होगा। अच्छा, अब स्पीड, स्पीड के लिए अगर आपको याद है तो आपने हमेशा से एक फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेम एज वेलोसिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड में जो काम डिस्टेंस का है वही काम वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट का है। तो चलिए, यहां तक तो अभी एक ओवरव्यू लिया। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि कितने टाइप की स्पीड होती है हमारे पास। तो नंबर 1 यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ बिल्कुल साथ में बहुत छोटे छोटे नोट्स बने हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट्स लेते रहें और अपने कॉपी में ऐड करते रहें अपने नोट्स में, जहां भी आप इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। यूनिफॉर्म स्पीड हम कब कहते हैं, जबकि पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसका मतलब है अगर मैं एक एक घंटे का टाइम स्लॉट ले लूं और एक घंटे में कोई भी पार्टिकल 10-10 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो इट मींस हम ये कहेंगे कि वो पार्टिकल एक यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ता जा रहा है। तो यानी कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर होना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि पार्टिकल एक यूनिफॉर्म स्पीड से आगे मूव कर रहा है। नेक्स्ट वन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम। सेम चीज का मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे हम लोग पहले ले रहे थे कि अब मान लिया कि एक घंटे के अंतराल में पहले एक घंटे में उसने 10 किलोमीटर तय किया, अगले घंटे में उसने 15 किया, और उसके अगले में उसने 8 ही किलोमीटर किया। तो तीनों ही एक घंटे के स्लॉट में उसने क्या किया, अलग अलग डिस्टेंसेस को कवर किया। तो इट मींस कि अब इस केस में पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, और नाउ इट विल बिकम अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब अगला जो थर्ड पार्ट है हमारे पास स्पीड का, वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अभी तक छोटी क्लासेस से जब भी हम लोग स्पीड की बात करते थे तो वो इन तीनों चारों में, देखिए वैसे 4 टाइप की स्पीड्स होती हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। इन चारों में जब भी हम कभी बोलते थे कि यार अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, तो इट मींस कि वो कौन सी स्पीड होती थी, वो हमेशा एक एवरेज स्पीड होती थी, जिसका हम लोगों ने सिर्फ फॉर्मूला ही लिखना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये भी आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट, वैसे मेनली जो काम होता है स्पीड में वो हमेशा एवरेज स्पीड के साथ ही होता है। अब देखिए यहां पे कुछ इससे रिलेटेड जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है, हमने नोट 1 बनाया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, लेट सपोज मैं यहीं पे एक 2 डिस्टेंस बना देता हूं, ए से बी, बी से सी, कवर्स इक्वल डिस्टेंस, लेट सपोज दिस इज 10 किलोमीटर, दिस इज ऑल्सो 10 किलोमीटर, कि अगर वो ये इक्वल डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से कवर किया, यानी कि पहला जो डिस्टेंस 10 किलोमीटर था उसने v1 स्पीड से कवर किया, दूसरा उसने v2 से कवर किया, तो अगर कोई हमसे एवरेज स्पीड पूछता है तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और ये एनडीए में आ चुका है और फिर से पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है इसकी, तो आप इसको अपने नोट्स में ऐड करते रहें। अगर सेम चीज हम करें कि अब उस रास्ते को या उस जो डिस्टेंस है उसको हमने 3 इक्वल हिस्सों में तोड़ दिया, जैसे कि मैं यहां इसको ले लेता हूं, लेट सपोज दिस इज a to b, B to C and C to D, D C B A।
अब ये क्या है, ये इक्वल इक्वल हिस्से हैं किसी रास्ते के। अगर मान लिया पहला ए से बी उसने ए स्पीड से कवर किया, दूसरा उसने बी स्पीड से कवर किया, तीसरा उसने सी स्पीड से कवर किया, तो अब इस केस में अगर एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो उसका फॉर्मूला बनेगा 3abc अपॉन ab प्लस bc प्लस ca। नाउ नेक्स्ट वन इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये है कि वो स्पीड जो हमें किसी इंस्टेंट के लिए पता करते हैं। जैसे कि हम लोग नॉर्मली हम लोग अपनी गाड़ी चलाते ही हैं और हर गाड़ी में अपना एक स्पीडोमीटर लगा होता है, तो उस केस में जब भी हम एक्सेलरेट करते हैं तो वो सुई हमेशा ऊपर की तरफ फ्लो करती है, जब हम एक्सेलेरेटर को डाउन करते हैं तो वो सुई नीचे की तरफ फ्लोट करती है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो सुई की इंडिकेशन है वो उस वक्त सिर्फ उसी इंस्टेंट की स्पीड को ही डिस्क्राइब कर रही होती है। तो उस केस में जो स्पीड होगी तो वो आपकी हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। चलिए यहां तक हमने स्पीड के बारे में जान लिया। अब देखिए वेलोसिटी बिल्कुल सेम है जैसे स्पीड है, बस इसमें थोड़ा सा हमारे को फर्क ये करना है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है ना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। जैसे हम लोगों ने अभी स्पीड का फॉर्मूला किया था कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस की जगह बस हमको डिस्प्लेसमेंट कर देना है, तो नाउ इट विल बिकम वेलोसिटी। अब देखिए जिस तरीके से वेलोसिटी स्पीड के 4 टाइप थे उसी तरीके से वेलोसिटी के भी टाइप्स 4 हो जाएंगे। मैं इसको यहां पे फिर से एक्सप्लेन करता हूं पुरानी वाली स्लाइड्स के हिसाब से ही। जैसे यहां पे हम लोगों ने लिखा है कि कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, बस डिस्टेंस की जगह हमने क्या कर देना है, डिस्प्लेसमेंट कर देना है। तो नाउ यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी, स्पीड की जगह आप लोग वेलोसिटी लिख देंगे, कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल, और ये वाली जो वेलोसिटी होगी ये हो जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इन द सेम वे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल। बस आपको 2 ही चेंज करने हैं, स्पीड की जगह वेलोसिटी लिखना है और आपको डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिखना है। तो नाउ इट विल बिकम वेलोसिटी। नाउ एवरेज स्पीड इसी तरीके से आप लोग क्या डिस्क्राइब करेंगे, एवरेज वेलोसिटी, जो कि क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। इसी तरीके से ये नोट आपके वेलोसिटी में भी काम आ जाएंगे, नोट 1 और नोट 2 जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। और इसी तरीके से आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड की जगह वेलोसिटी। अब जो यहां पर ये एस है, ds जो कि पहले डिस्टेंस को डिनोट कर रहा था और डेल्टा एस जो कि डिस्टेंस को डिनोट कर रहा था, अब ये एस जो है वो डिस्टेंस को ना डिनोट करके वो किसको डिनोट करेगा, आपका डिस्प्लेसमेंट को। तो इस तरीके से हमारे पास वेलोसिटी भी 4 टाइप की हो गई। एक हो गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरी हो गई नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तीसरी हो गई हमारे पास एवरेज वेलोसिटी और चौथी हो गई हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहां पे हमने डेफिनेशन लिखा है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकर। बहुत ध्यान से इस चीज को याद रखें, बहुत से बच्चे इसमें वेलोसिटी अपॉन टाइम करते हैं जो कि बहुत ही गलत डेफिनेशन है। जब तक अब यहां पे एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या है, जब तक वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा इट मींस देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। ठीक है ना, और एक्सेलरेशन के 2 मतलब होते हैं, या तो बॉडी रेस्ट पे है, मैं यहां पे लिख देता हूं a इक्वल टू 0 मींस 2 बातें होती है, या तो बॉडी रेस्ट पे है या फिर बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि एक बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी 1 घंटे पहले भी, अभी भी वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है और 1 घंटे के बाद भी 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है तो इसका मतलब उसके पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इस केस में जहां पे भी a इक्वल टू 0 लिखा है तो इसका मतलब उसके हमें 2 मतलब निकालने, या तो बॉडी रेस्ट पर है, क्योंकि जब बॉडी रेस्ट पे होगी तब भी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो उस केस में भी आपका एक्सेलरेशन 0 होगा। और अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इट मींस वहां पे भी एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है कि ऑलवेज वी हैव टू लुक अबाउट द चेंज। ये जो वर्ड लिखा है चेंज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन। अगर चेंज नहीं है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं, और अगर चेंज है तो इट मींस देयर विल बी एन एक्सेलरेशन। चलिए अब इसके बाद एक्सेलरेशन के भी टाइप्स हैं, जैसे कि if its velocity changes by equal amount in equal interval of time। अगर वेलोसिटी में चेंजेस इक्वल है इक्वल टाइम इंटरवल में, जैसे मैं इसके लिए एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मान लिए 10 मिनट का मैं एक बार बना दे रहा हूं, 10 10 10 10 मिनट 10 मिनट के A B C D। अब देखिए अगर वेलोसिटी में चेंजेस जो है वो इक्वल अमाउंट था, जैसे कि मान लिया पहले 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, बाद में 12 मीटर पर सेकंड हो गया और बाद में इसके बाद ये 14 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप देखें इक्वल चेंजेस हैं 10 से 12, तो यानी कि 2 मीटर पर सेकंड का चेंज, 12 से 14 कितना हो गया आपका
2 मीटर पर सेकंड का चेंज। तो इसका मतलब इक्वल टाइम में वेलोसिटी के जो चेंजेस है वो इक्वल है। तो इट मींस इस केस में जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे की ओर बढ़ रही है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अब उसके बाद जो अगला है वो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर आप देखें डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन इस बार जो हमारे को क्या है कि टाइम स्लॉट्स तो सेम रखने हैं जैसे पहले थे। अब इस बार हमारे को टाइम स्लॉट तो सेम रखना है, ए बी सी एंड डी। मैं फिर से बना देता हूं, ए बी सी एंड डी। मैं फिर से 10-10 मिनट के टाइम स्लॉट ले रहा हूं, 10 मिनट, ये भी 10 मिनट और ये भी 10 मिनट का टाइम स्लॉट है। ठीक है, लेकिन इस बार जो चेंजेस है वो अनइक्वल है। जैसे कि पहले 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, अब इस बार मान लिया ये 13 मीटर पर सेकंड से चल रही है और बाद में ये 15 मीटर पर सेकंड हो गया। तो अगर हम यहां देखें तो शुरू के 10 मिनट में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, अगले 10 मिनट में 13, यानी कि चेंजेस कितने हुए, 10 से 13 यानी कि 3 मीटर पर सेकंड का चेंज, और अगले में अगर हम देखें तो 13 से 15 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड का चेंज। तो पहले केस में आपके पास 3 मीटर पर सेकंड का चेंज और दूसरे में आपका 2 मीटर पर सेकंड का चेंज। तो इसका मतलब यह है कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी के चेंजेस है वो अलग अलग है। पहले केस में 3 मीटर पर सेकंड और दूसरे केस में 2 मीटर। तो इस केस में आपके जो बॉडी है वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे मूव करेगी। तो ये हो गई नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी तरीके से एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन हमेशा हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं और इसके लिए फॉर्मूला है कि देखिए, अगर t1 टाइम में किसी बॉडी का एक्सेलरेशन a1 है, t2 टाइम में अगर बॉडी का एक्सेलरेशन a2 है, तो इस केस में जो एवरेज एक्सेलरेशन निकलेगा उसका फॉर्मूला होगा a इज इक्वल टू a, और इसके नीचे मैं लिख देता हूं आपका a एवरेज। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन है a1 t1 प्लस a2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। तो ये कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं बेसिकली इसको। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये भी सेम वही वाली बात है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब हम वेलोसिटी का चेंजेस देखेंगे और उसको टाइम के साथ एनालाइज करेंगे तो इसी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा, 4 टाइप का एक्सेलरेशन। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक वेलोसिटी में चेंजेस नहीं होंगे एक्सेलरेशन कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, काइनेमेटिक्स 1 का जो सबसे लास्ट पॉइंट है उसमें यह है, इफ द वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। बहुत क्लियर है, अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी घट रही है कि भाई पहले 10 हुई, 9 हुई, 8 हुई, 7 हुई और देन कमिंग बैक टू 0, तो इसका मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम है आपका रिटार्डेशन। तो अगर इस तरीके से अदरवाइज इट इज पॉजिटिव, इसके आगे क्या लिखा है, अदरवाइज इट इज पॉजिटिव। अगर इसका जस्ट अपोजिट हो जाए, मतलब पहले 10 से चल रही थी, 10 से 12 हो गई, 12 से 15, 15 से 17, 17 से 20, तो इसका मतलब अब बॉडी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो उस केस में उसको एक्सेलरेटेड बोलते हैं। और अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी घट रही हो तो उस केस में उसको रिटार्डेड बोला जाता है। नेक्स्ट वन, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी जीरो साइमल्टेनियसली। इसका मतलब यह कि ये जरूरी नहीं कि किसी भी टाइम पर जहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाए वहां पर आपका एक्सेलरेशन भी जीरो हो। इसके एग्जांपल को लेने के लिए मैं यहां ऊपर का ये स्लाइड यूज कर लेता हूं। लेट सपोज यहां पे एक बॉडी है जिसको मैंने नीचे 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, ये ऊपर गई, मैक्सिमम पॉइंट पे जाकर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ जब गया था तो g 9.8 रहता है, ये तो सबको पता ही है। यहां पे बॉडी की वेलोसिटी जीरो है लेकिन स्टिल अभी भी इसके पास g कितना है, 9.8। ये वाला पॉइंट देखिए आप, वेलोसिटी जीरो हो गई लेकिन अभी भी एक्सेलरेशन इसमें है जो कि कितना है, 9.8। तो इसी पॉइंट की वजह से हमने लिखा है कि कहीं पे जरूरी नहीं कि अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो वहां पे एक्सेलरेशन भी आपका जीरो रहेगा। इस पॉइंट को आप और एग्जांपल्स भी आप ट्राई करते रहें, जो भी आप बुक फॉलो करते हैं, जो भी आप नोट्स फॉलो करते हैं। एंड विद दिस हमारा काइनेमेटिक्स 1 का सेशन खत्म हुआ। एंड हैव अ नाइस डे। और अगले क्लास में हम लोग चलेंगे काइनेमेटिक्स 2, वहाँ पे हम काइनेमेटिक्स के बारे में और जानेंगे। आगे हम सिर्फ उसी को ही डील कर रहे हैं, उसके आगे के पीछे के टॉपिक्स को हम लोग ज़्यादा कवर नहीं कर रहे। एज सच मुझे लगता नहीं है कि इतनी नीड हमारे को इसकी होने वाली है। चलिए ठीक है, विद दिस हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Hello, good morning to all our students. Myself, SP Singh, मैथ फैकल्टी, DD Academy, देहरादून। ठीक है, पिछली क्लास में आपको जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था आपका टी रेशियो का, कुछ फार्मूला भी दिए थे, कुछ क्वेश्चन भी हुआ था। ठीक है, अब हम आज जो है आज के टॉपिक में आपको जो बताने जा रहे हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जो कि आपका जो है इंपॉर्टेंट होगा। शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा क्या होगा, आपको टाइम भी सेव होगा, है ना, क्योंकि एनडीए में मेन आपका क्या होता है, 120 क्वेश्चन है और आपके पास 2.5 आवर का टाइम है।
तो आप 120 कैसे आप करेंगे, इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होना। हम लोग डिपेंड नहीं रहेंगे शॉर्ट ट्रिक्स पर कि हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स पर ही करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा आपका शॉर्ट ट्रिक्स होगा जिसमें आपका टाइम जो है सेव होगा, तो उसको हम लोग कर सकते हैं। तो ठीक है, कुछ आपका शॉर्ट ट्रिक्स हम जो है अभी शुरू करने जा रहे हैं। ओके, आइए फर्स्ट आपका जो शॉर्ट ट्रिक्स है, कहता है कि इफ साइन थीटा, पहला आपका जो है शॉर्ट ट्रिक्स 1 है ना। फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक्स आपका है, कहता है कि इफ स्क्वायर रूट ऑफ दिया हुआ है 2 प्लस, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आपका दिया हुआ है कितना, 2 प्लस आपका दिया हुआ है 2 इंटू कॉस 4a, 2 इंटू कॉस आपका दिया हुआ है 4a, दैट इज इक्वल टू आपका होता है 2 इंटू कॉस आपका है कितना, 4a अपॉन 2 टू दी पावर a, 2 टू दी पावर a, है ना। यहां ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, ये आपका पहला शॉर्ट ट्रिक्स का। यदि आपका इस फॉर्म में आपका कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 इंटू कॉस 4a, दैट इज इक्वल टू आपका होगा 2 कॉस 4a अपॉन 2 टू दी पावर n, ये आपका n है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यदि आपका ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको जो है जल्दी में आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपका टाइम जो है बच जाएगा। ठीक है, तो इस शॉर्ट ट्रिक्स को हम लोग लिख लें, है ना। तो अब आइए इस पर हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं आपको। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है आपका, यहां ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ दिया हुआ है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, है ना, प्लस आपका दिया हुआ है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 इंटू कॉस 8a, 2 इंटू कॉस 8a, ये आपका दिया हुआ है 2 प्लस कॉस 8a आपका दिया हुआ है। तो हम लोग का क्या होगा, है ना, इसका सॉल्यूशन आपका क्या करेंगे, आप यहां पर ध्यान देंगे, आपका टोटल कितना रूट है, 1 है, 2 है, 3 है, यानी n के स्थान पर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी आपका कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 कॉस, कितना हो गया, 2 इंटू आपका हो गया कॉस, कितना होगा 4a, है ना, 4a डिवाइड बाई कितना हो गया 2 टू दी पावर 3। जितने भी आपके ये रूट होंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी आपका रूट है, तो n का आपका जो है वैल्यू आपका कितना हो गया, 3 हो गया, यानी आपका कितना हो गया 2 कॉस, ये आपका हो गया 4a डिवाइड बाई 8। इसको आप कट कर देंगे तो ये कितना हो गया बेटा आपका, यानी 2 कॉस a बाई 2 हो जाएगा, नहीं तो ये आपका ऑप्शन आपको आ गया 2 कॉस a बाई 2। यदि आप जनरल मेथड से आप करेंगे तो आप देखिए क्या करेंगे, 2 आप कॉमन लेंगे, 1 प्लस कॉस 4a को आप फॉर्मूला लिखेंगे, फिर रूट 2 कॉमन लेंगे, फिर 1 प्लस कॉस 4a का फॉर्मूला लेंगे, जो भी आपको आ जाए, तो इसमें आपका टाइम जो है ज्यादा आ सकता है। यदि आपका ये शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग अपना लें तो आपका टाइम जो है कम लगेगा, है ना, यानी आपका ऑप्शन आ गया कितना, 2 इंटू कॉस a अपॉन 2। तो देखिए आपको बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन जो है आपका तैयार हो गया। ठीक है, नोट इट। चलते हैं अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में, इसी टाइप का कहता है आपका दिस सेकेंड नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ दिया हुआ है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये दिया हुआ है आपका 2 प्लस 2 इंटू कॉस 16a, 2 इंटू कॉस 16a इज इक्वल टू, है ना, ऑप्शन आपको दिया हुआ हो सकता है ना, 4 ऑप्शन आपको रहेगा, कोई एक ऑप्शन उसमें से हमको चूज करना है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, ये क्या है, फार्मूला शॉर्ट ट्रिक्स तो आपको मालूम ही है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, यानी n इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। तो आपका जो फार्मूला हम लोग का होता है क्या है आपका, 2 इंटू कॉस 4a डिवाइड बाई कितना हो गया, 2 का पावर आपका 2 हो जाएगा, है ना, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका कितना है
अच्छा एक चीज ध्यान देंगे, सॉरी, यहां पर 4a की जगह पर आपका कितना हो जाएगा 16 है ना, 2 cos आपका ये कितना हो जाएगा आपका 16 है, सॉरी ये आपका जो हो गया, ये जितना आपका लास्ट आपका थीटा होगा वही होगा 2 cos 16a आपका होगा डिवाइड बाई 4, ये आपका 2 से ये कट जाएगा, यानी आपका कितना हो गया 2 cos और ये कितना हो गया 4a है ना, ये आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, यहां पर आप ध्यान देंगे आपका जो है थीटा के स्थान पर आपका कितना होगा 16 है, जितना भी होगा है ना, तो ये आपका हो गया 16a डिवाइड बाई 2 टू दी पावर a, आपका ऑप्शन कितना हो गया 2 cos 4a है। क्लियर? यहां पर आप ध्यान देंगे, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, एकदम इजी आपका जो है टाइम इसमें सेव होगा। आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप लिखिए द वैल्यू ऑफ, तीसरा नंबर, द वैल्यू ऑफ आपको दिया हुआ है कितना है आपका 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कितना है 2 है ना, प्लस एक और दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस कितना आपका दिया हुआ है 2 cos 24a है ना, 2 cos 24a। यहां पर आप ध्यान देंगे आपका कितने रूट्स हैं, आपका फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है और ये आपका फोर्थ है, यानी n इजिकल टू कितना हो गया 4 हो गया, थीटा इजिकल टू कितना हो गया 24a हो गया है ना। तो हम लोग का जो फॉर्मूला होता है कितना होगा 2 cos, ऐसे आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं 2 cos थीटा होल डिवाइड बाई 2 टू दी पावर a। यहां पर आपका थीटा इजिकल टू क्या दिया हुआ है 24a, यानी आपका कितना हो गया दैट इजिकल टू 2 cos 24a और होल डिवाइड बाई आपका कितना हो गया, आपका देखिएगा तो 2 cos 4a और डिवाइड, सॉरी ये आपका यहां तक होगा, ये आपका हो गया, सॉरी एक मिनट, 2 cos थीटा और डिवाइड बाई कितना होगा 2 टू दी पावर n होगा, यही होगा ना। हाँ, तो 2 cos 24a और होल डिवाइड बाई कितना हो गया n बराबर आपका 4 है, तो 2 टू दी पावर आपका हो गया 4, राइट, ये आपका हो गया। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम, दैट इज इक्वल टू 2 cos 24a और डिवाइड बाई कितना होगा आपका 16। अब इसको आप कट कर सकते हैं 8 से, 8 दिया 24, 8 दूना 16, कितना हो गया बेटा आपका दैट इज इक्वल टू 2 cos 3a और डिवाइड बाई कितना हो गया 2 हो गया, राइट, समझ में आ गया। तो यही आपका ऑप्शन है 2 cos 3a बाई 2। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का कोई भी ट्रिक आपका जो है तो आपका क्या होगा 2 cos थीटा अपॉन 2 टू दी पावर a, यानी इसका आंसर आपका हो गया 2 cos 3a बाई आपका 2 होगा, राइट, क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट टाइप का आपका जो है हम देने जा रहे हैं आपका इफ साइन थीटा है ना, क्वेश्चन से ही चलते हैं, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, देन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ए आपका 1 है, बी आपका जो दिया हुआ है -1 है, सी आपका 0 है, डी आपका क्या है, आपका डी आपका 1/2 है। आप यहां पर ध्यान देंगे, हम लोग ऐसा क्या चीज पुट करें ताकि आपका ये सेटिस्फाइड हो जाए। जैसे आपका थीटा क्या है, आपका एंगल है, यदि थीटा इज इक्वल टू हम लोग 0 रख दें, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू यहां पर क्या रख दें 0 रख दें, तो आप जानते हैं साइन 0 आपका क्या होता है 0 और कॉस 0 आपका क्या होता है 1, यानी 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करें, पुट कर दें थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो आप यहां पर देख लेंगे ये सेटिस्फाइड हुआ या नहीं हुआ, और यही आपका थीटा यहां पर वैल्यू रख देंगे। और आप जानते हैं क्या हो गया साइन 0
है ना, आई इंटू आपका क्या होगा कॉस 0, है ना। अब साइन 0 आपका 0 होगा, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें आप ध्यान देंगे जो आपका वैल्यू आपका क्या करता हो, सेटिस्फाइड करता हो, है ना। जैसे 0 से सेटिस्फाइड हो गया तो हम लोग 0 देंगे। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है 0 से आपका सेटिस्फाइड नहीं हो, है ना, तो वहां पर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री भी रख सकते हैं, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री भी रख सकते हैं, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री भी आप रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसी पर हम आपका दूसरा शॉर्ट टिप्स देते हैं, है ना। तीसरा टाइप का शॉर्ट टिप्स हम जो देने जा रहे हैं, कहता है यदि आपका कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपका इस फॉर्म में हो, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू आपका क्या होता है, इसको आप सॉल्व करेंगे 2 इंटू कॉसेक 2 थीटा, है ना। देखिए इसको tan थीटा प्लस कॉट थीटा को आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 कॉसेक 2 थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग याद रखेंगे दिमाग में, है ना। तो इस टाइप का tan और प्लस कॉट हो या tan माइनस कॉट हो, सभी का वैल्यू हम लोग इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट टिप्स नंबर आपका 3 हो गया। जैसे tan और कॉट में कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाए, है ना, हम लोग ये फार्मूला याद रखेंगे और इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ आपका दिया हुआ है tan 15 डिग्री प्लस आपका होगा cot 15 डिग्री, राइट। tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1/√2, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है कितना, √3/2, पूरे में आपका 3/2 है। सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है √3/2, है ना। डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1 है, राइट। ये आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। यहां देखिए थीटा की जगह पर आपका क्या है, आपका 15 डिग्री है ना। हम लोग क्या जानते हैं, ट्रिक आपका क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 कॉसेक 2 थीटा। तो यहां पर हम लोग सीधे आप यहां पर रख देंगे, यानी tan 15 डिग्री प्लस आपका होगा कॉट कितना है 15 डिग्री इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 इंटू कॉसेक कितना होगा, 2 इंटू 15 डिग्री, राइट। यानी आपका हो गया कितना, 2 इंटू आपका होगा कॉसेक कितना होगा 30 डिग्री, है ना। एक मिनट, ये डी ऑप्शन आपका 4 दिया बेटा, आपका डी ऑप्शन कितना है 4 है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, साइन 30 आपका 1/2 होता है, कॉसेक 30 कितना होगा 2 होगा, तो ये आपका होगा 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, यानी आपका डी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये आपका जो है थर्ड आपका जो है शॉर्ट टिप्स हो गया आपका। चौथा आपका जो होगा शॉर्ट टिप्स आपका क्या है 4 है। कहता है इफ साइन थीटा, यदि साइन और कॉस में हो, है ना, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यदि आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपका क्या होता है, इसको फॉर्म में हम लोग लाएं तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 2 थीटा का रूट, है ना, 1 प्लस साइन 2 थीटा हो सकता है ना, ये है ना। आप शॉर्ट ट्रिक्स आपका कहता है यदि कोई भी आपका टी रेशियो आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के रूप में हो तो इतना बड़ा हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा होगा ना। अब कैसे होगा ये आप देखिए, आपका जनरल मेथड आपका जो कहता है इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही है ना। यानी इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस आपका कितना होगा बेटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होता है ना। अब इसको आप देखिए लिख सकते हैं, ये तो आपका 1 हो गया दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका क्या होता है
साइन 2 थीटा, ये अब यहां पर आपको आ गया साइन 2 थीटा, राइट, ये हो गया। तो ये आप शॉर्ट ट्रिक से भी आप याद रखते हैं, यानी साइन थीटा प्लस आपका कॉस थीटा हो गया, दैट इज इक्वल टू, डायरेक्ट इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए तो आपका कोई भी क्वेश्चन आपका इस टाइप का इजी वे में बन जाएगा, राइट। तो आप यहां पर चलिए, इस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना, कहता है द वैल्यू ऑफ, या टू आई, द वैल्यू ऑफ साइन कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री, है ना, कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा, 1 प्लस साइन 2 इंटू थीटा, थीटा बराबर कितना है आपका 15 डिग्री, राइट। यानी आपका कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है आपका 1/2, राइट। यानी आपका कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/2, है ना। अब इसको आप ऐड करेंगे तो आपका कितना हो गया, √3/2। देखिए आपका ऑप्शन आंसर कितना आ गया, √3/2। उसमें से आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ होगा, जिसमें एक ऑप्शन आपका क्या होगा, √3/2 होगा। ओके, तो आज जो है, आज के टॉपिक में हम जो है यही आपका 4 शॉर्ट ट्रिक्स लेके आए हैं, और इस पर हर एक पर हमने क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब चलते हैं, आपका जो अगले क्लास में आप जो है डिस्कस करेंगे टी रेशियो के बारे में और आगे का शॉर्ट ट्रिक्स। ओके, बाय। ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपना ज्योग्राफी का 3rd लेक्चर देखने जा रहे हैं, और आज हमारा टॉपिक है अर्थ इंटीरियर। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले जो हमने टॉपिक देखा था वो था सीजन्स, और उससे पहले लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो आज हम बात कर रहे हैं अर्थ इंटीरियर की। अब देखेंगे अर्थ का इंटीरियर क्या होता है, किस तरह से होता है। देखें, मान लेते हैं ये अर्थ है, इट्स एन अर्थ, और ये अर्थ का जहां पर हम रहते हैं, मान लेते हैं सपोज ये हमारा घर है, ठीक है, ये पेड़ वेड़ है इस तरह से। तो देख लें, हम जो है ये सबसे बाहरी जो उसकी जो लेयर है अर्थ की, जिसको हम कहते हैं क्रस्ट, हम लोग वहां रहते हैं। इज इट क्लियर? तो सबसे जो बाहरी लेयर है अर्थ की, जहां पर हम रहते हैं, उसको बोलते हैं क्रस्ट। उसके बाद अंदर जो लेयर है इट इज मैंटल, और उससे अंदर जो लेयर है उसको हम बोलेंगे कोर। ओके स्टूडेंट्स, ये जो कोर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो सबसे अंदर वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं इनर कोर, और उससे जो बाहर वाला पार्ट है वो हो गया आपका आउटर कोर। वैसे अगर हम देखेंगे इसको, मैंटल भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। वो पार्ट जो आपका क्रस्ट को छू रहा है, वो पार्ट जो आपका क्रस्ट को छू रहा है वो होता है अपर मेंटल, वो होता है अपर मेंटल, और जो आउटर कोर को छू रहा है वो होता है लोअर मेंटल। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए, अब हम इसको जो है सही ढंग से पढ़ते हैं। अर्थ इंटीरियर देखें, अब बेसिकली क्या है, यहां इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि हमने ये बनाया है क्रस्ट, और ये है आपका मेंटल, और ये है कोर। अब देखिए स्टूडेंट, जहां हम रहते हैं, हम लोग रहते हैं कॉन्टिनेंट्स पे, तो हम देखते हैं बेसिकली कॉन्टिनेंट्स, और यहां पर हमने बनाया है ओशियंस। तो कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस जो हैं वो आपके क्रस्ट पर ही होते हैं, मतलब जहां आप रहते हैं, और जहां हम देखते हैं ओशियंस के नीचे से हम जो है बहुत सारे जो रिसोर्सेज प्राप्त करते हैं, वो बेसिकली सबका सब कहां होता है, वो हमारा कॉन्टिनेंट्स पर ही होता है। लेकिन देखिए, कॉन्टिनेंट्स जो है क्रस्ट 2 पार्ट में डिवाइड है। जो अपर पार्ट है क्रस्ट का, जहां पर कॉन्टिनेंट्स है, ध्यान दीजिएगा, जहां पर कॉन्टिनेंट्स है वो बना है आपका सियाल से, उसको हम सियाल भी कहते हैं, दैट इज सिलिकन, Cr, सिलिकन एंड एल्यूमिनियम, Al, एल्यूमिनियम। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इस लेयर में, अर्थ की इस टॉप लेयर में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाए जा रहे हैं वो आपके सिलिकन है और एल्यूमिनियम है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं कि ओशियन का बॉटम, नाउ दिस इज द बॉटम ऑफ द ओशियन, ओशियन का बॉटम जिस लेयर पे है, मतलब क्रस्ट की जिस लेयर पे है, वो आपका बना हुआ है सीमा से। इज इट क्लियर?
सीमा मतलब होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इज इट क्लियर? मतलब इस लेयर में जो कि देखें ओशियन का बॉटम है, तो ओशियन का बॉटम और कॉन्टिनेंट्स का जो लोअर पार्ट है वो बना है सीमा से। मतलब इसमें ज्यादा जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम एलिमेंट्स प्रीडोमिनेट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अब देखेंगे नाउ इन टर्म्स ऑफ द मिनरल्स अगर हम देखेंगे, हम देखते हैं जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहां पर आपके फेल्सिक मिनरल्स हमको ज्यादा दिखाई देते हैं, और जो हमारा जो मतलब जहां पर आपका ओशन बॉटम है, मतलब जो सीमा पर वाली लेयर है, वहां पर जो हमको माफिक मिनरल्स ज्यादा दिखाई देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें मतलब मैंने भी क्या बोला कि जहां पर कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स में जो आपके एलिमेंट्स हैं वो है Cr, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और जो उसका लोअर पोर्शन है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कौन से मिनरल्स ज्यादा हैं, तो आप बोलोगे कॉन्टिनेंट्स में है फेल्सिक मिनरल्स, और कॉन्टिनेंट्स जो लोअर पोर्शन है जो कि आपका ओशन बॉटम है, वहां पर आपका क्या होगा, माफिक मिनरल्स प्रिडोमिनेट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो हमारे रॉक्स होते हैं वो बनते हैं मिनरल्स से। सो व्हाट आर रॉक्स? रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। तो अगर हम देखेंगे कि जब हमारा कॉन्टिनेंट्स में फेल्सिक मिनरल है तो पत्थर कौन सा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यही मिनरल्स हमारे पत्थर बना रहे हैं। तो हम देखते हैं कि फेल्सिक मिनरल्स जो है ये आपका जो पत्थर बना रहा है वो आपका ग्रेनाइट जैसा पत्थर है, या आप सिंपल से कह सकते हैं ग्रेनाइट पत्थर ज्यादा आपका पाया जाता है ऑन द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट। इज इट क्लियर? तो अगर पूछा जाएगा कि कौन सा पत्थर ज्यादा है, तो आप बोलोगे ग्रेनाइट, या ग्रेनाइट जैसे पत्थर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम देखेंगे कि जो माफिक मिनरल्स है, माफिक मिनरल्स में जो आपका पत्थर ज्यादा मिल रहा है वो बसाल्ट के जैसा पत्थर है। इज इट क्लियर? तो इसलिए हम उसको बसाल्टिक रॉक्स भी बोल देंगे, या सिंपली आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सा पत्थर ज्यादा मिलता है, तो आप बोलोगे बसाल्ट पत्थर ज्यादा मिलता है। इज इट क्लियर? तो हमने देखा कि जो हमारा कॉन्टिनेंट्स का जो अपर पोर्शन है वो सियाल एलिमेंट से बना हुआ है, मिनरल्स फेल्सिक है, और कैसे पत्थर ज्यादा मिल रहे हैं, ग्रेनाइटिक टाइप ऑफ रॉक्स मिल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड ओशन का जो बॉटम है वो बना हुआ है मोस्टली जिस एलिमेंट से, दैट इज सियाल एंड दैट इज सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और वो आपका बसाल्टिक पत्थर में ज्यादा बना हुआ है, और उसका मिनरल है माफिक मिनरल। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लेयर की ओर। अब हमारी जो नेक्स्ट लेयर है वो कहलाती है मेंटल। लेकिन देखिए एक ऐसा रीजन है जो कि क्रस्ट को, मतलब ये मान लीजिए क्रस्ट है आपकी, क्रस्ट को मेंटल से अलग कर रहा है। सो एक हम देखते हैं ये एक ऐसा रीजन है जो क्रस्ट को मेंटल से अलग कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मोहो डिस्कंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? मोहो डिस्कंटिन्यूटी। ये बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम था। ओके, मोहो की डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं, उसका नाम था, तो हम बोल देंगे शॉर्ट फॉर्म में मोहो डिस्कंटिन्यूटी। अगर आपसे एग्जाम में कभी ये पूछा जाएगा कि कौन सी लेयर या कौन सी डिस्कंटिन्यूटी आपके क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है, तो आप बोलेंगे मोहो डिस्कंटिन्यूटी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए जो हमारा मेंटल है वो आपका जो फिर दो पार्ट में डिवाइड है। अपर वाला पार्ट को हम बोलते हैं अपर मेंटल, और लोअर पार्ट को हम बोलते हैं लोअर मेंटल। अच्छा, इन दोनों में जो मिनरल्स प्रीडोमिनेट कर रहे हैं, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द मिनरल्स। मिनरल्स कौन से हैं? यहां पर भी आपके इन दोनों में आपके माफिक मिनरल्स ही मिलेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब इन दोनों लेयर में, मतलब सिंपल सी आप बोल देंगे मेंटल में कौन से मिनरल प्रीडोमिनेट कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे माफिक मिनरल्स। माफिक कहां पर थे? आपके जैसे बसाल्टी टाइप के पत्थर थे, तो माफिक मिनरल्स। और इन दो लेयर में जो आपका पत्थर बहुत ज्यादा पाया जा रहा है वो ओलिवीन रॉक्स कहलाएगा। इज इट क्लियर? जैसे हम देख रहे थे यहाँ पर ग्रेनाइट था, यहाँ बसाल्ट था, तो यहाँ क्या कहलाया जाएगा आपका ओलिवीन पत्थर। ओलिवीन पत्थर यहाँ पर ज्यादा देखे जाते हैं। नाउ अब देखें बेसिकली क्या है कि ये जो अपर मेंटल है, ओके, नाउ
अपर जो मेंटल है ये इसका अपर मेंटल प्लस सियाल और सीमा, बेसिकली अगर हम इसके स्टेट्स देखें, ठीक है ना, तो ये तीन लेयर दे आर सॉलिड। ये कैसे हैं? सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और मेंटल का जो अपर पार्ट है, अपर मेंटल, वो भी सॉलिड है। और बेसिकली क्या है, ये तीनों सॉलिड कलेक्टिवली कहे जाते हैं। मतलब सियाल प्लस सीमा प्लस अपर मेंटल, इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लिथोस्फीयर। आप एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना, लिथोस्फीयर जो है सिर्फ लैंड पार्ट है, नहीं। इसमें क्योंकि आपका ये भी सॉलिड है, मतलब आपका जो अपर मेंटल है ये भी सॉलिड है, तो इन तीनों लेयर को हम कलेक्टिवली बोलते हैं लिथोस्फीयर और द लैंड पार्ट और द लैंड स्फीयर। इज इट क्लियर? नाउ लेकिन जैसे जैसे करके हम नीचे जाते हैं, हम अपर मेंटल से नीचे जाएंगे, तो उसका जो सॉलिड स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे करके क्या होगा, वो अपना जो है स्टेट बदलेगा। और हम देखते हैं कि जैसे हम नीचे जाएंगे तो इसका जो हार्डनेस है ये धीरे धीरे कम होगी, और हम देखेंगे यहां पर क्या है कि इसके ही लोअर मेंटल का अपर पार्ट आपका हल्का सा आपका सेमी सॉलिड है। कैसा है? सेमी सॉलिड। तो ये तो सॉलिड हो गया, ये इसका जो अपर वाला जो पार्ट है ये क्या होगा स्टूडेंट्स? ये है सेमी सॉलिड। ओके, और ये कैसी स्टेट में है? ये है आपका प्लास्टिक स्टेट में। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट कैसे स्टेट में है? इट्स इन प्लास्टिक स्टेट। ऑब्वियसली बात है, प्लास्टिसिटी एक सॉलिड की ही प्रॉपर्टी है, लेकिन यहां पर ध्यान देना ये हल्का सा कैसा है? सेमी सॉलिड की जैसे बिहेव कर रहा है। इज इट क्लियर? लेकिन जैसे जैसे करके हम फिर इस मतलब हम जो है और नीचे जाएंगे तो धीरे धीरे करके फिर से वही सॉलिड स्ट्रक्चर इसका मेंटेन हो जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मेंटल लेयर में जो ऊपर वाला पार्ट है वो हार्ड है, और जो पोर्शन आउटर कोर को छू रहा है वो भी हार्ड है। बस बीच में जो है आपकी एक सैंडविच की जैसे लेयर होती है। मान लीजिए आपने सैंडविच खाया होगा, दो ब्रेड के बीच में आपने चीज या आलू की टिक्की जैसे हो जाती है, तो हम देखेंगे इन दो सॉलिड लेयर के बीच में आपका जो है यहाँ है प्लास्टिक स्टेट देखा जाता है। मतलब वो हल्का सा पिघला हुआ है। इज इट क्लियर? इस लेयर को ध्यान देना, यहां पर जो सेमी सॉलिड है इसको हम बोल देते हैं एस्थीनोस्फीयर। क्या बोल देंगे? एस्थीनोस्फीयर। एस्थीन का मतलब होता है सॉफ्ट। क्या होता है स्टूडेंट्स? सॉफ्ट। मतलब ये हार्ड नहीं है, ये समवट सॉफ्ट है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो ये था आपका क्या? मेंटल। मैं फिर से बता रहा हूं, मेंटल बेसिकली आपका अपर पोर्शन सॉलिड है, लोअर पोर्शन इसका जो सॉलिड है, लेकिन इन दोनों के पोर्शन के बीच में कहीं पर जो है मेंटल कैसा बिहेव कर रहा है? इट इज बिहेविंग लाइक अ सेमी सॉलिड। और इसका स्टेट कैसा है? इट इज इन द प्लास्टिक स्टेट। मतलब वो प्लास्टिक स्टेट में है। इज इट क्लियर? इन दोनों में जो मिनरल्स प्रेडोमिनेट करेंगे दैट इज योर माफिक मिनरल, और पत्थर कौन सा प्रेडोमिनेट करेगा? वो होगा ओलिवीन पत्थर, ओलिवीन रॉक्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम नीचे आते हैं। अब जब हम कोर की ओर आएंगे तो हम यहां देखेंगे जो हमारा आउटर कोर है, देखेंगे आउटर कोर, और ये हो गया आपका मेंटल। अब इन देखिए मेंटल और कोर को फिर एक लेयर आपकी अलग कर रही है, उसको हम बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अभी जैसे हमने देखा था कि कौन सी लेयर, मान सपोज करो कि मोर डिसकंटिन्यूटी क्या कर रही थी आपकी? वो आपकी मेंटल को क्रस्ट से अलग कर रही थी। उसी तरीके से जो आपकी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है वो आपकी कोर को आपकी किससे अलग कर रही है? मेंटल से अलग कर रही है। अब स्टूडेंट्स जैसे ही हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी क्रॉस करके हम आउटर कोर की ओर जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो है यहां इन दोनों में आपके जो एलिमेंट्स ज्यादा प्रेडोमिनेट कर रहे हैं वो कहे जाएंगे नाइफ, मतलब निकल और आयरन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? और मोस्टली इसी निकल और आयरन की वजह से हमारा जो कोर है वो मैग्नेटिक
ये एक बड़े चुंबक की जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और वो एक बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए, अब आपने अगर पूछा कि सर इसका स्टेट क्या है, तो आउटर जो कोर है, ठीक है, उसका जो स्टेट है वो लिक्विड स्टेट है। इट इज इन द लिक्विड स्टेट। मींस अभी यहां पर हमने देखा था ये तो प्लास्टिक स्टेट में था, लेकिन जो आपका आउटर कोर है वो आपका लिक्विड स्टेट में है। इज इट क्लियर? लेकिन जैसे हम नीचे आएंगे, मतलब ये आपका कौन सा कोर हो गया? दिस इज इनर कोर। इनर कोर आपका फिर से सॉलिड है, और ये कैसा सॉलिड है? इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। इज इट क्लियर? तो अब देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा अर्थ ऑन एन एवरेज कैसा बिहेव करती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो आप बोलोगे सॉलिड की जैसे बिहेव करती है। कैसे? हम बोलेंगे क्रस्ट और अपर मेंटल आपका क्या है? सॉलिड है। जो आपकी एस्थेनोस्फीयर है वो आपका सेमी सॉलिड की तरह बिहेव कर रही है। रिमेंबर, लिक्विड की तरह नहीं, सेमी सॉलिड की तरह, प्लास्टिक स्टेट में है। लेकिन लोअर मेंटल फिर से कैसी हो जाती है? बहुत हार्ड हो जाती है, फिर वो सॉलिड हो जाती है। और हम देख रहे हैं यहां पर सिर्फ लिक्विड पार्ट आपका आउटर कोर है, लेकिन जब हम इनर कोर की ओर आएंगे वो सॉलिड है। वो कैसा सॉलिड है? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम देखेंगे अर्थ जो है जनरली कैसे बिहेव कर रही है। हम बोलेंगे ये एक सॉलिड स्फीयर की तरह बिहेव कर रही है, ऑल्दो अलग अलग लेयर की प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी सी अलग हम देख सकते हैं। इज इट क्लियर? अब देखेंगे, अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से आती है, तो तुम बोलोगे कोर की वजह से ही आती है। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, इसके अंदर अगर हमने एक मैग्नेट लगा हुआ है, तो मैग्नेट की क्या होगी स्टूडेंट्स? यू हैव द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली कहां से आ रही है? आपकी कोर से आ रही है। नाउ इन टर्म्स ऑफ द हाइट, ठीक है, तो देखिए इसकी हाइट जो है फिक्स नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप हमें बताएं कि क्रस्ट, मैंटल और कोर की हाइट कितनी है, तो हम देखेंगे जो क्रस्ट की हाइट है बेसिकली देखेंगे यहां से यहां तक तो वो वेरी कर रही है, और हम देखेंगे यहां पर बहुत कम है, तो उसकी हाइट फ्लक्चुएट कर रही है। बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखें एवरेज कितना होगा, हम बोलते हैं 8 to 40 किलोमीटर उसकी हाइट है। मतलब क्रस्ट की जो हाइट है वो 8 to 40 किलोमीटर की हाइट है। 40 किलोमीटर ऑब्वियसली बात है आपके कॉन्टिनेंट से होगी, और 8 किलोमीटर आपका ओशन बॉटम से होगी। नाउ एज फार एज द मैंटल इज कंसर्न, इसकी जो हाइट है ये आपकी जो है समवट इज योर 2900 किलोमीटर। बेसिकली ये भी एवरेज है, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहां से जो है, यहां अगर आप देखेंगे आपको ज्यादा हाइट नजर आएगी, आप यहां देखेंगे यहां पर आपको हाइट कम नजर आएगी, क्योंकि अपर जो मेंटल है वो हमारा यूनिफॉर्म नहीं है। इज इट क्लियर? तो इसकी हाइट क्या है? अलग अलग हो रही है। तो जो 2900 जो किलोमीटर हमने लिखा हुआ है वो कैसा है आपका? इट्स एन एवरेज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एज फार एज द कोर इज कंसर्न, कोर जो है आपका 3500 किलोमीटर आपका इसका क्या है स्टूडेंट्स? इसकी हाइट देखी जाती है। तो हम देखेंगे अगर आपसे पूछा जाएगा अर्थ में सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन ऑक्युपाई कर रहा है, तो आप बोलोगे कोर ऑक्युपाई कर रहा है। इज इट क्लियर? क्रस्ट का जो है 8 to 40 किलोमीटर, इसका वॉल्यूम बहुत ही कम है अर्थ के वॉल्यूम से, लेकिन मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय द कोर। दैट इज 3500 किलोमीटर की हाइट होगी। उसके बाद हम देख रहे हैं 2900 किलोमीटर, देन यू हैव 8 to 40 किलोमीटर। ओके, दीज 3 रिकॉर्डिंग्स बेसिकली आर योर एवरेज स्केल पे है आपका, मतलब इट्स नॉट फिक्स्ड। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने देखा आज के लेक्चर में कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, उसकी सियाल, सीमा, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ओके, लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, ओके, एंड दिस इज योर कोर। और आगे के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। भाई कॉमन एरर के इस थर्ड वीडियो के अंदर आज भी हम कुछ खास विशेष जो सेंटेंसेस हैं एरर के वो हम लेंगे और देखते हैं आज हमारे जो क्वेश्चंस है वो हमको क्या पाठ पढ़ा रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट नोट लेके आ रहे हैं। भाई एग्जाम करेक्ट करना हो तो आपको जो नोट मैं लिखवा रहा हूं उनको ध्यान देना है, क्योंकि यही वो नोट हैं जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, 10 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 ये हमें क्या बता रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है नेवर आई आस्क्ड, दिस इज ए ब्लॉक। My Englishman, this is B block. How much he earned, और ये C ब्लॉक है एंड नो एरर ये हमारा D ब्लॉक है। ठीक है, सो अब देखें ये जो सेंटेंस है नेवर आई आस्क्ड माई इंग्लिश मैन हाउ मच ही अर्न्ड और नो एरर। सबसे पहले क्या देखना है अपने को देखना है वर्ब। भाई भिड़ते ही क्या देखना है अपने को देखना है वर्ब। आस्क्ड है ये पास्ट है, ही अर्न्ड ये पास्ट है। जब दो जगह पास्ट है तो तीसरी जगह भी पास्ट होना चाहिए, चौथी जगह भी पास्ट होना चाहिए। ठीक है, बट आप एक चीज देख रहे हैं ये जो नेवर है ये नेवर क्या है। भाई नेवर है एडवर्ब। ठीक, इफ एनी एडवर्ब, यदि कोई एडवर्ब के बाद अगर सब्जेक्ट आ जाए, एडवर्ब के बाद अगर सब्जेक्ट आ जाए तो ये जो एडवर्ब है मतलब आगे सेंटेंस होगा तो ये जो एडवर्ब है ये क्या हो जाती है, इसको कहते हैं हम इन्वर्जन एडवर्ब्स कहते हैं। ये इन्वर्जन एडवर्ब होती है। और जब इन्वर्जन एडवर्ब मींस चाहे यहां पर नेवर आ जाए, चाहे यहां सेल्डम आ जाए, ठीक, या नो सुनर आ जाए, या हार्डली आ जाए, या स्कैर्सली आ जाए, या नॉट ओनली आ जाए, ओनली देन आ जाए, ओनली लेटर आ जाए, इनमें से अगर कोई सी भी एक भी एडवर्ब अगर स्टार्टिंग में आ गई तो इनके बाद, भाई रूल ये है कि इनके बाद हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है। इनके बाद हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है। ठीक है, अब यहां नेवर से हमने स्टार्ट किया तो हेल्पिंग वर्ब कहां है? हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। अब जब ये पास्ट है भाई, आस्क्ड है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। ठीक है, और जब यहां अर्न्ड है, ये पास्ट है, तो हमको यहां जो हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी वो हेल्पिंग वर्ब भी किसकी लेनी पड़ेगी? पास्ट की लेनी पड़ेगी। ठीक, अब डिड तो हम ले नहीं सकते क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब है। अब डिड लेंगे तो डिड के साथ तो यहां फर्स्ट फॉर्म हो जाती है और ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। एरर तो एक ही जगह होगा, एक ही वर्ड का होगा। ऐसे में हम इसे किसमें चेंज करेंगे? इसमें यहां पर हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो यहां हमारा ए में एरर है, आना क्या चाहिए? हैड आई आस्क्ड, ये आना चाहिए हैड आई आस्क्ड। क्यों? क्योंकि इन्वर्जन के कारण से। तो यहां इस सेंटेंस के अंदर 11 सेंटेंस में हमें बस यही एरर मिला है और कोई एरर यहां पर नहीं है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, इन्वर्जन आप गूगल पे सर्च करें तो इन्वर्जन एडवर्ब्स आपको मिल जाएंगी और यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको जरूर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, here is the man, here is the man
दिस इज ए ब्लॉक, whom I think, इसी में बेटा, इसी में है whom I think, ये ए ब्लॉक के अंदर ही है whom I think, ये पूरा ए ब्लॉक है। यहां सॉरी ये ए ब्लॉक हो गया यहां पर, मैं दोबारा इसको लिख रहा हूं क्योंकि whom I think यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। Here is, ये ए ब्लॉक लिया है। देखो कई बार इतने छोटे छोटे से जो फ्रेजेस है वो एक ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। तो here is, दिस इज ए ब्लॉक, और अब है द मैन whom I think, दिस इज बी ब्लॉक है। committed the crime, committed the crime, and this is C block, no error, ये D ब्लॉक हो गया। अब देखते हैं भाई क्या एरर हो सकता है यहां पर, एंड नॉट। Here is the man whom I think, भाई जहां पर भी WH वर्ड हो वो रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में है या एडवर्ब के फॉर्म में है, वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए whom है, तो whom का रूल क्या है? whom का रूल यह है कि भाई जहां पर भी पर्सन हो, उससे पहले पर्सन हो, तो WH वर्ड यहां पर होगा, who होगा, बट आगे क्या होनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होनी चाहिए। और पर्सन है उसके बाद भी who होता है, पर आगे क्या होनी चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, एक और वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा होना चाहिए। और पर्सन है उसके बाद whom आएगा, कब आएगा? जब सब्जेक्ट होगा, एक ही वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा और एडिशनल होगा। पर्सन है उसके बाद whose का यूज होगा, बट आगे क्या होना चाहिए? आगे रिलेशन होना चाहिए, कोई रिलेशन संबंधित बात है। अब चाहे वो पर्सन की बात हो या फिर किसी थिंग की बात हो, मतलब पॉजेसिव की तरह होना चाहिए। अब यहां पर आप देखो कि who, उससे पहले पर्सन, बाद में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। who उससे पहले पर्सन तो है, ये देखिए मैन पर्सन तो है, बट आगे क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी है, बट ये देखिए दो वर्ब, एक थिंक वर्ब है और एक कमिटेड वर्ब है, ये दो वर्ब है। और जब दो वर्ब होती हैं तो वहां हम who का यूज करते हैं, तो यहां तो whom हो गया, तो ये एरर हो गया। तो हमारा बी ब्लॉक में एरर है, आना क्या चाहिए? who आना चाहिए इन प्लेस ऑफ whom, whom के प्लेस पर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए वो मैंने रीजन बता दिया। whom कब आएगा? whom तो तब आएगा जब पर्सन है उससे पहले, बट आगे देखिए सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब है तो आएगा। और whose कब आएगा? जब उससे पहले पर्सन होना चाहिए बट आगे रिलेशन। कैसे? मोहन whose फादर, मोहन whose फादर, ये है। तो हमारा इस सेंटेंस में क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें ये एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, he took, question number 13, he took a block, this is his younger brother, younger sister है, younger sister B block है यहां पर, with himself, with himself ये C block है, and no error ये डी ब्लॉक है। अब आंसर क्या है और नॉट क्या है ये देखते हैं। भाई ही टुक, टुक सेकंड फॉर्म है, एक ही वर्ब है यहां पर,
हिज यंगर सिस्टर, यंगर एडजेक्टिव है, सिस्टर नाउन है, विथ हिमसेल्फ। हिमसेल्फ ये रिफ्लेक्सिव कहां से आ गया यहां पर? रिफ्लेक्सिव की जरूरत कहां पर है? ये गलत है। रिफ्लेक्सिव तब तक नहीं आता। रिफ्लेक्सिव कब आता है भाई? रिफ्लेक्सिव मीन्स व्हाट? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ सिंगुलर, योर सेल्फ ये प्लूरल, हिमसेल्फ, हरसेल्फ एंड देमसेल्व्स, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब आते हैं जब आपके सामने अवेल वर्ब हो, जब एंजॉय वर्ब हो, जब इंट्रोड्यूस वर्ब हो, जब कट हो, रिजाइन हो, एब्सेंट हो। जब ये वर्ब हो तो ये वर्ब अगर इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव मीन्स इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, प्रेपोजिशन हो, तो इनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। बट यहां तो वर्ब टुक है, टुक तो इसमें है ही नहीं, इट मीन्स वो गलत है। और मैंने इससे पहले आपको एक बात बताई थी कि कोई सा भी प्रेपोजिशन हो, एनी प्रेपोजिशन, उस प्रेपोजिशन के बाद अगर हमको प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट केस होता है। ऑब्जेक्ट केस प्रोनाउन वो होना चाहिए, ऑब्जेक्ट केस प्रोनाउन होना चाहिए। इसलिए हमारा जो आंसर है वो सी ब्लॉक में है, वहां आना चाहिए, हिम आना चाहिए इन प्लेस ऑफ हिमसेल्फ, हिमसेल्फ के प्लेस पर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखें क्या है हमारा इस लॉटरी में। क्वेश्चन नंबर 14, वी मस्ट वर्क दिस इज ए ब्लॉक, very hard now this is B block to making up for the lost time, C block no error, D block। भाई क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें, हो सकता है आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें एरर क्या है। वी मस्ट वर्क, भाई सबसे पहले तो आप इसे देखिए, मस्ट वर्क। मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर एक चीज बताई थी कि जहां भी मॉडल होगा उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो यहां मस्ट मॉडल है, वर्क है, वो ठीक है, वेरी हार्ड होता है। नाउ टू मेकिंग, ये गड़बड़ लग रहा है, ये गड़बड़ है। क्यों यहां पर गड़बड़ है? वो ये गड़बड़ है कि भाई टू के बाद ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, बट यहां पर तो मेकिंग कर दिया, इसलिए ये गलत हो गया। तो सी है हमारा आंसर। आंसर आना चाहिए मेक इन प्लेस ऑफ मेकिंग, मेकिंग के प्लेस पर, ठीक है, ये आना चाहिए। सो हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 14। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन है राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड
दिस इज ए ब्लॉक. He used to prefer. This is B block. Sports then studies. This is C block. And no error. This is D block. यहां पर भी दो चीजें मुझे जो समझ में आ रही हैं और जो मुझे आपको लोगों को समझाना है वो क्या है, वो ये देखिए. नॉट. राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही यूज्ड टू प्रेफर. ये देखिए, यूज्ड टू प्रेफर. मैंने आपको अभी एक बात बताई कि जहां कहीं भी मॉडल हो, अब यूज्ड टू मॉडल है तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. ठीक है. और याद कीजिए जब मैंने यूज टू की बात बताई थी इससे पहले वाले वीडियो में, यूज टू के बाद ये देखिए क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ठीक. बट अगर हेल्पिंग वर्ब हो या गेट या गॉट हो, उसके बाद यूज टू हो, तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा. तो यहां यूज टू के साथ प्रेफर है वो तो ठीक है, बट एक पॉइंट और है, वो ये कि प्रेफर हो किसी सेंटेंस में, सुपीरियर हो किसी सेंटेंस में, सीनियर हो, जूनियर हो, प्रियोर हो. ठीक. ये होने पर हम हमेशा टू का यूज करेंगे किसके प्लेस पर, देन के प्लेस पर. देन वहां कभी नहीं आएगा. तो यहां पर आप देखें ये देन आया है तो हमेशा आपको देन ही मिलेगा, देन गलत है वहां पे. तो आंसर हमारा सी ब्लॉक में है, टू आएगा इन प्लेस ऑफ देन, देन के प्लेस पर. ठीक है. सो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस. तो आज हमने जो ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं वो ग्रामर के जो मेन चीजें हैं वो मैं हर एक क्वेश्चन के अंदर लेके मैं आया हूं आप लोगों को ये बताने के लिए. So students, so here are the questions. I think you have understood. और जो मेन पॉइंट्स थे, जो मेन ग्रामर से निकले हुए जो मेन पॉइंट्स थे इन क्वेश्चंस में, वो मैंने आपको बताए हैं. ठीक है. अब अगला वीडियो उसमें आगे हम बढ़ेंगे कि देखिए आगे अगले जो क्वेश्चंस हैं वो हमको क्या इंपॉर्टेंट चीजें सिखा रहे हैं. टिल देन हैव अ नाइस डे.